स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम डैफोडिल्स। और जब हम पोएम की बात करते हैं तो जो पोएम है दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो हम पहले बात करेंगे पोएम के स्ट्रक्चर की। पोएम का स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं कि टोटल 6 लाइन्स हैं एक पैराग्राफ में और 4 पैराग्राफ्स हमारे पास हैं। तो ये जो 4 पैराग्राफ्स और 6 लाइन्स से अगर हम देखें तो टोटल कितनी लाइन्स हो जाती हैं, 24 लाइन्स हो जाती हैं। और जो राइम स्कीम है पोएम की, राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो राइम स्कीम पहली लाइन को हम ले लेते हैं ए, देन सेकेंड लाइन इज बी। फिर हम देखते हैं कि जो थर्ड लाइन है वो सेम राइम पर जाती है लाइक ए, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए। और फिर फोर्थ लाइन की बात करें तो वो बी से फिर बी ए बी और जो फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन है उनकी सेम राइम स्कीम है तो सी सी, यानी कि ए बी सी सी, ये हमारी राइम स्कीम आ जाती है पोएम की। अब हम फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब वॉन्डर का मतलब होता है घूमना। तो जो पोइट है वो कहता है कि मैं बिल्कुल बिना किसी एम के एमलेसली, क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो एमलेसली ही वॉन्डर करते हैं, तो मैं भी वॉन्डर कर रहा था एमलेसली लाइक अ क्लाउड। और जस्ट लाइक ए क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैलीज। कहाँ पर? हिल्स और वैलीज, जो लेक डिस्ट्रिक्ट है, माउंटेनियस लेक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। एंड व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। और तभी मुझे दिखाई दी एक भीड़, यानी कि बहुत सारे डैफोडिल्स, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। और वो कैसे थे? गोल्डन, यानी कि येलोइश कलर में थे। ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, लेक के पीछे की तरफ, एंड अंडर द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब हम इसकी बात करें इस लाइन की तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया है डैफोडिल्स का कि फ्लटरिंग, फ्लटर कौन करता है? बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज, वो फ्लटर करती हैं। और डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और इसमें जो इस पैराग्राफ में एक जगह सिमली का भी यूज हुआ है, सिमली का यूज हुआ है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो उन्होंने यहाँ पर समानता दिखाई है कि मैं क्लाउड जैसा हूँ। और इससे हमें समझ में आता है कि उन्होंने 2 तरह की फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। एक तो सिमली का यूज किया इन द फर्स्ट लाइन, एंड इन द लास्ट लाइन ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। उन्होंने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है डैफोडिल्स को। अब हम आते हैं अपने स्टेंजा 2 पर। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड in never ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। और स्टेंजा 2 में वो फिर से सिमली का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। इस लाइन में फिर से सिमली का प्रयोग किया गया है। और आप लैंग्वेज भी देखेंगे तो कितनी सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है, बिल्कुल जो वो कहते हैं कि कॉमन मैन की लैंग्वेज का यूज होना चाहिए पोइट्री में, इट इज लाइक दैट। तो अब जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, उन्होंने कंपेयर किया है डैफोडिल्स को स्टार्स से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे स्टार्स जो हैं एक रेखा में ट्विंकल करते हैं हमारे मिल्की वे में, उसी तरह से डैफोडिल्स भी उस आसमान के नीचे ट्विंकल कर रहे थे, बार बार हिल रहे थे। तो डिस्ट्रेस्ड इन एंड नेवर एंडिंग लाइन, और ऐसे फैले हुए थे कि जैसे कहीं खत्म ही ना हो रहे हो, यानी कि जहाँ तक नजर जा रही थी उन्हें डैफोडिल नजर आ रहे थे। और ये कंपैरिजन जो है स्टार से आप दे सकते हैं, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, जहाँ तक भी नजर जा रही थी वहीं तक दिखाई दे रहे थे। और उन्हें लगभग कितने, मतलब वो गिन नहीं पा रहे थे, बट ही एस्टिमेटेड इट टू बी 10,000, एक नजर में लगभग 10,000 डैफोडिल्स उन्हें दिखाई दिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब फिर से पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, हाइपरबोले आ जाता है, थोड़ा सा एग्जेगरेशन किया गया है कि टॉसिंग देयर हेड्स, यानी कि अपने जो हेड्स हैं उनको एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन 2 लाइंस में 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इसमें जो है हाइपरबोले का प्रयोग किया गया है, यानी कि ओवरजॉयड, एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट का यूज किया गया कि बहुत ही ओवरजॉयड थे वो डैफोडिल्स। तो इस तरह से हम साथ साथ करते जा रहे हैं अपनी फिगर ऑफ स्पीच। अब हम आते हैं स्टेंजा ऑफ 3। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling leaves in glee।
वो कहते हैं कि जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही थी उनके पीछे, ग्लीफुल एट द एटमॉस्फेयर, बट द फ्लावर्स आउटशोन द लोनली वेव्स। जो लाइवली वेव्स थी, जो वेव्स डांस कर रही थी, उनको आउट शाइन कर दिया था डैफोडिल्स ने, यानी कि डैफोडिल्स के सामने वो वेव्स जो थी वो भी कुछ नहीं थी। इन देयर हैप्पीनेस हैविंग सच चीयरफुल कंपेनियन लाइक द डैफोडिल्स। और वो वेव्स क्यों नाच रही थी? क्योंकि उनको बहुत ही चीयरफुल कंपेनियन मिले हुए थे डैफोडिल्स की फॉर्म में। अब जो पोएट हैं लाइक वर्ड्सवर्थ कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी। अब पोएट को भी एक खुशी मिल गई थी उनको देखकर। सो ही वाज गेजिंग कॉन्स्टेंटली एट द फ्लावर्स एंड एंजॉइंग देयर ब्यूटी। वो उनको गेज कर रहे थे, यानी कि एक तक निहारे जा रहे थे और उनकी ब्यूटी पर वंडर कर रहे थे। अब वंडर और वंडर इज घूमना, वंडर इज आश्चर्य करना, यानी कि उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था उनकी ब्यूटी को देखकर। द वर्ड गेज इज यूज्ड ट्वाइस, 2 बार यूज किया गया है। आप देखेंगे इस लाइन में 2 बार यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्फेसिस करना है कि वो किस तरह से गुम हो गए थे उनकी ब्यूटी में, डैफोडिल्स की ब्यूटी में ने जो पोएट है, पोएट को घेर लिया था अपनी तरफ। सो ही गेज्ड एट देम फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक उनको देखते रहे कि आसपास क्या है वो भूल गए थे। और एट दैट टाइम ही डिड नॉट थिंक मच अबाउट द वेल्थ दैट द फ्लावर्स हैड ब्रॉट टू हिम। उन्होंने बहुत कुछ नहीं सोचा था उस समय। बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, उस समय नहीं उनको ये लग रहा था कि इतनी वेल्थ मुझे मिल गई है इस नज़ारे को देखकर। ये उन्हें लेटर ऑन पता चलता है कि वो नज़ारा उनको कितने दिनों तक याद रहता है और वो कितने ओवरजॉयड फील करते हैं उससे। तो ही हैज एम्फसाइज्ड दैट ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स इन दिस पोएम। फॉर ऑफ्ट, अब हम स्टैंजा 4 पर चलते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें उस समय तो ये थॉट नहीं आया था कि कितनी खुशी उन्हें मिली है डैफोडिल्स को देखकर। इस पैराग्राफ में भी वही बात उन्होंने की है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। तो अब वो कहते हैं इस स्टैंजा को उन्होंने शुरू किया है 4 से, तो कंटिन्यूज है कि वो अपनी रीजनिंग को कंटिन्यू किए हुए हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो उनके पास क्या लेकर आए हैं, बहुत सी वेल्थ लेकर आए हैं, खुशियों की एक बहार लेकर आए हैं। ही क्लैरिफाइज व्हाई द साइट ऑफ द फ्लावर वाज सो इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ व्हेनेवर ही लाइज ऑन हिज बेड। अब जब भी वो अपने बेड पर जाते हैं, अब जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं या कभी भी वो किसी वैकेंट या थॉटफुल मूड में होते हैं, तो जो डैफोडिल्स हैं वो उनकी इनर आई को, उनकी इमेजिनेशन को वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वो उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। द डैफोडिल्स हैव बिकम एन एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर द पोएट, वो हमेशा के लिए उनकी मेमोरी में छा गई हैं। व्हेनेवर ही इज लोनली, जब भी वो अकेले होते हैं तो जो मेमोरी है डैफोडिल्स की वो उनके पास आ जाती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक प्रयोग किया ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इस फ्रेज का प्रयोग किया है द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि अकेलेपन में एक दुआ की तरह वो उनके काम आते हैं। एंड whenever he sees the flowers in his imagination, जब भी वो अपने कल्पना में उन फ्लावर्स को देखते हैं, his heart fills with pleasure and his mind dances with the dancing daffodils, उनका जो हार्ट है वो खुशियों से भर जाता है और उनका दिमाग जो है वो नाचना शुरू कर देता है, just like the daffodils were dancing there। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी इंटेंस फीलिंग्स थी पोएट की। And the poet has been able to depict the landscape and express his mind so vividly in so simple language। उन्होंने इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है डैफोडिल्स का और उस लैंडस्केप का जहाँ पर उन्होंने वो देखा था, और उसके बाद अपने थॉट पैटर्न का भी उन्होंने बहुत ही विविडली डिस्क्राइब किया है अपने थॉट पैटर्न को। It really draws one's attention, and that is why this poem has been one of the most read and mentioned subjective poem in the history of English literature। और इसीलिए जो है ये पोएम जो है इतना याद की जाती है, इतना पढ़ी जाती है और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मास्टरपीस के रूप में जानी जाती है। So students, today we discussed the Daffodils poem and we will be discussing some more poems in the next session. Keep in touch.